नमस्कार। पाकिस्तान में जो हुए अभी दंगे, जिसपे इमरान खान को ब्लेम किया जा रहा था, उसमें अब इंडिया का हाथ दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट बता रही है कि ये इंडिया का हाथ है। इमरान खान को सपोर्ट है इंडिया का, और वो सब जो कहानी बोली जाती है वो, और वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी बोल रहे हैं कि इसमें रॉ का हाथ तो ज़रूर था। अब ये खुद आपस में एक-दूसरे से लड़ें और नाम इंडिया का लगा दें। इससे पहले टीटीपी पे भी इंडिया का हाथ लगाया, टीटीपी को इंडिया सपोर्ट कर रहा है। हालाँकि टीटीपी के साथ ये खुद ही सीज़फायर डिस्कस कर रहे थे। टीएलपी के लिए भी बोला कि इंडिया का हाथ है, हलफनामा देके। कोर्ट में एक इन्होंने हलफनामा दिया और उसमें बोला कि टीटीपी को इंडिया से फंडिंग आती है और टीएलपी को, और उसी टीएलपी से इन्होंने कोऑर्डिनेशन शुरू कर दिया और उसी टीएलपी को इन्होंने माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मौलाना का मामला था और वोट्स का मामला था। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नीरज राजपूत जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अलग-अलग चैनल्स पे आपने देखा होगा। नीरज जी का धन्यवाद रोहित अपना भाई। भी एक चैनल है। नीरज जी प्लीज अपने चैनल का नाम बताएं। रोहित भाई, फाइनल असॉल्ट के नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल है, जो देश की दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है, जैसे कि आप जानते हैं। यस। और नीरज जी के चैनल पे आपको जियो स्ट्रेटेजिक मामले और डिफेंस, खास तौर से डिफेंस की बेस्ट एनालिसिस मिलेगी। आप जा सकते हैं फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत, वो जाके देख सकते हैं। नीरज जी, अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। क्या सूरत हाल है? ये हर वायलेंस में इंडिया की रॉ इन्वॉल्व है, ऐसा बोलना कहां तक सही? रोहित भाई, अगर ये ऐसा, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि वहां के लोग कह रहे हैं कि ये रॉ का हाथ है, भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, तो क्या मान लें कि इमरान खान रॉ एजेंट है? वो ऐसा तो तो बहुत नहीं सारे बोलते हैं, वो है तो ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री, ऐसा कोई आदमी जो रॉ का एजेंट है वो प्रधानमंत्री रह सकता है पाकिस्तान का क्या? तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारा इंटरनल मैटर नहीं, क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान अगर एकजुट रह सकता है तो वो सिर्फ एंटी इंडिया बैशिंग पे रह सकता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है उसका पाकिस्तान का कि वो एक यूनाइटेड कंट्री रहे, नहीं तो नहीं रह सकता है वो। इसीलिए अब जब ये इतना बड़ा दंगा हो गया है, इतने बड़े रॉयट्स हो गए, बगावत हो गई है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, जो उनकी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, वो तो अपने आप को रॉ से बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी मानता था, अपने आप को सीआईए के बाद सीआईए से कंपैरिजन करते थे अपने अफगानिस्तान में, कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो सीआईए के बराबर है, केजीबी के बराबर है। केजीबी तो खैर टूट गई बाद में, लेकिन वो अपने आप को सीआईए मानने लग गए थे कि हम इतना बड़ा, उन्होंने जो है अमेरिका को, और अमेरिका को इतना बड़ा उन्होंने धोखे में रखा, तो उनको ये लगने लगा था कि अब जो आईएसआई है सबसे बड़ी एजेंसी हो गई। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ रोहित भाई, जो अभी ये इमरान खान वाला जो एपिसोड हुआ है, जो कमांडर्स है, मिलिट्री कमांडर्स है पाकिस्तानी सेना के, जहां से सारे ऑफिसर्स जो हैं आईएसआई में आते हैं, उन सबके घरों में अटैक हुआ, घरों को आंख के हवाले कर दिया, उनके घरों से स्ट्रॉबेरी तक चोरी कर ली, उनकी यूनिफॉर्म तक चोरी कर ली। तो अब उनको लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है, तो बेइज्जती में कैसे किया जाएगा, तो सीधा आरोप जो भारत के ऊपर डाल दो, भारत की खुफिया एजेंसी के ऊपर डाल दो। जबकि भारत की खुफिया एजेंसियों का मैं मान सकता हूं कि डायरेक्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इस तरह के रॉयट्स में, वायलेंस में और बगावत करने में। वैसे एक चीज तो मैं मानूंगा कि इंडियन खुफिया एजेंसी वो काम नहीं कर सकती थी जो इमरान खान ने किया है। आर्मी को लोग गाली दे रहे हैं, बाजवा को सीधे सीधे बाजवा गद्दार बोल रहे हैं, आर्मी के कोर कमांडर के घर में घुस के आग लगा दी, और ऊपर से आर्मी में भी स्प्लिट है। तो इतना बड़ा काम रॉ अपने 100 जन्म में नहीं कर सकती थी यार। मतलब इट इज अ बिग डील। मैं मानता हूं कि इमरान खान को पद्मश्री जरूर देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं जरूर लिखूंगा होम मिनिस्टर साहब को। नहीं रोहित भाई, इसमें एक चीज तो आप जरूर इस बात को मान सकते हैं कि हम लोग, ये डायरेक्ट वायलेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होगा, लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, किस तरह की जो नैरेटिव जो है वो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तैयार की। पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ नहीं, उनकी सरकार, उनकी आर्मी, उनकी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ, किस तरह से उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है किस तरह से फल फूल रहे हैं वहां पर। तो इसमें जरूर भारत की खुफिया एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा कि जो इंफॉर्मेशन जो है, देखिए पहले क्या था, इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलती थी, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको समझाया जाता था, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि 1971 के युद्ध में हार हुई थी उनकी। 93,000 सैनिक उनके सरेंडर किए थे उनके बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश अलग बना है पाकिस्तान से हुआ, उसके बारे में कभी नहीं बताया जाता था। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आ गई, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, तो वहां के लोगों का जो इंटरेक्शन था सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भारत के लोगों से
या हो सकता है खुफिया एजेंसियों के माध्यम से भारत की, जो उन्होंने जो है वो नैरेटिव बनाया, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आपकी पाकिस्तानी सेना है, आपकी खुफिया एजेंसी है, जो आपकी सरकारें हैं, वो किस तरह से आपको उल्लू बना रही हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक जिहाद के नाम पर, सिर्फ कश्मीर के नाम पर उनको बरगला रही हैं, उनको भारत के खिलाफ भड़का रही हैं, बच्चों तक को भड़काते हैं वो तो भारत के खिलाफ। तो वो नैरेटिव जो सेट किया होगा वो जरूर भारत के लोगों ने तो किया ही, भारत के लोग लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं किस तरह की बातें करते हैं, तो इसमें खुफिया एजेंसियों का भारत की भी जरूर रहा होगा। लेकिन इस तरह की वायलेंस वाली इंसिडेंट मुझे लगता है, मेरी रॉ के कुछ जो पूर्व अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई, उनका भी मानना था कि ऐसी छोटी मोटी घटनाओं में रॉ नहीं इन्वॉल्वमेंट रहती, रॉ इन्वॉल्वमेंट रहती है जबकि ग्लोबल मैप जो है ना उसको बदलना होता है, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट रॉ का रहता है, ऐसी छोटी मोटी वायलेंस में नहीं रहता है। ये जो बगावत है ये तो वहां के लोगों की, आम लोगों की अपनी सेना के खिलाफ है। उनको पता चल गया है कि उनके जो कमांडर्स हैं वो किस तरह से पैसा बटोर रहे हैं, कितनी बड़ी संपत्तियां उनके पास है, करोड़पति अरबपति हैं वो, लेकिन वहां के लोग जो आम लोग हैं उनके पास आटा तक नहीं है खाने के लिए, वहां पर जरूरी सामान नहीं है उनके यहाँ पर। पेट्रोल देख रहे हैं आप 298 या 89 रुपए 82 रुपए हो गया है उनके यहाँ पे 1 लीटर। तो ये सारे अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करती है, रॉ दंगे कराने का काम। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ करवाती भी है, तो आपकी नंबर 1 एजेंसी क्या कर रही थी उसको नहीं पता था? और जहां जहां आपने रॉ का नाम दिया वहां वहां आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करते चले गए? टीएलपी से आपने कॉम्प्रोमाइज किया, रॉ का नाम पहले आपने कोर्ट में लिख के दिया है ना, उसके बाद आपने टीटीपी का तो डोजियर दिया कि तो इंडिया की है, इंडिया पैसे देता तो उसके साथ सीज फायर क्यों मानी? इसका मतलब आप इंडिया से सीज फायर कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद आपने और जगह वहां पे भी बोली कि ये टेररिज्म और ये सब इंडिया फैलाता है, वहां पे भी तो आप झुके ना। तो फिर ये, और इमरान खान इस पे भी झुक गए, इससे पहले के जितने भी हेरा फेरी थी। अच्छा, यहाँ तक कि फातिमा भुट्टो, सॉरी फातिमा जिन्ना, उनको तक इंडिया का एजेंट बोल दिया गया था। यहाँ तो हर आदमी इंडिया का एजेंट है, जो कुर्सी पे बैठा है वही देशभक्त है, बाकी सारे इंडिया के एजेंट हैं। फातिमा जिन्ना, जिनकी कोई वो नहीं थी, जिनकी इच्छा ही ये थी कि मेरा कंट्री जिसको मेरे भाई ने बनाया वो कंट्री अच्छा रहे, वो कंट्री खुशहाल हो, उनको भी इंडिया का एजेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। ये जिस तरीके का माहौल है, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती क्यों है? क्या अपनी सारी फेलियर्स इंडिया पे छुपानी है? बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जितनी भी इनकी कमियां होती हैं, इनकी फेलियर्स जो हैं, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट है पाकिस्तान इस वक्त, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो रॉग स्टेट तो था ही था, अब फेल्ड स्टेट भी। रॉग स्टेट के बाद जिस तरह से अमेरिका ने देखा कि ये कंट्री किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से डबल गेम जो चलता है ये, तो अफगानिस्तान में देखा ही किस तरह से पाकिस्तान ने किया, तो अमेरिका को समझ में आ गया। पहले अमेरिका को लगता था कि ये हेल्प करता है, चाहे जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एलईटी और जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये तो अपने यहाँ ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखते हैं, अपने घर में छिपा कर रखते हैं, कैंटोनमेंट के बिल्कुल करीब में रखते हैं, पाकिस्तानी कमांडर्स इनको रखते हैं, और आईएसआई किस तरह से ब्लैकमेल करती है, अमेरिका को करती है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये तो सिर्फ अपनी जो है कमियां छिपाने के लिए करते हैं। अब पहले रॉग स्टेट था, अब ये एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, और इसीलिए अब इनको ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो सिर्फ इनका एक दो देश है जो इनकी मदद कर रहे हैं, वो है चाइना या फिर वो टर्की है जो करता है, इनको हेल्प करता है, बाकी और दुनिया में कहीं इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इनकी कंट्री को करता है, ना ही कोई सपोर्ट करता है इनको, और कोई जाता भी नहीं है इनकी कंट्री में। इन दोनों देशों के बड़े, अगर हम लोग बात करें डिप्लोमेट की, या बात करें या राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, तो ये सारी ठीकरा जो है भारत के और खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, जबकि कोई हकीकत नहीं। वहां के लोग भी जान गए कि इसमें भारत का या रॉ का कोई हाथ नहीं है। अपना ये निशान मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को दिखाया, मैंने कहा यार वोट करके आया हूँ भी 2 दिन पहले, आपके यहाँ इसी निशान को लगवाने के लिए आप बिल्डिंग जला रहे हो। तो सच बात ये कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। वहां कल आपने पाकिस्तान में अगर इमरान खान की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाई है डर्टी हैरी को, साथ में आर्मी चीफ को, कि भाई तुम लोगों ने, तुम्हारी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, तुम ही यहाँ का पैसा ले जाते हो, यूरोप वगैरह में लगाते हो। फिर भी इमरान खान मुझे राइट फ्रंट पे इसलिए दिख रहे हैं कि भले ही ईमानदार ना हो, तो कौन सा ईमानदार है वहां पे? मुझे इमरान खान राइट फ्रंट पे से दिख रहे हैं। वो इलेक्शन मांग रहा है आदमी, और इलेक्शन नहीं दिया जा रहा एक डेमोक्रेसी में। यहां तो वो गलत नहीं है, बाकी सारी चीजों में गलत होगा, यहां तो गलत नहीं है।
लेकिन इमरान खान के लिए संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई इतनी बुरी तरह से अंदर तक घुसी हुई है? देखिए रोहित भाई, इस टाइम जो है पाकिस्तानी आर्मी के लिए और आईएसआई के लिए अपने अस्तित्व पर बन गई है ये बात, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी तक जो था पाकिस्तान में, जब से 1947 में बंटवारा हुआ भारत का, पाकिस्तान अलग देश बना, तब से वहां की जो पाकिस्तानी सेना है, फौज है वहां की, वहां के कमांडर्स जो थे वो टॉप पे रहे हमेशा से। आईएसआई टॉप पे रही है, उन्होंने रूल किया है, पूरे देश के ऊपर रूल किया है। उनकी तूती बोलती थी, उनके सामने कोई बोलता नहीं था। अधिकतर टाइम कोई प्रधानमंत्री ने उनके यहाँ पे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, कोई उनमें आज तक नहीं कर पाया। अधिकतर टाइम उनके यहाँ पे जो है फौज की हुकूमत रही है वहां पर, जो मिलिट्री शासन जिसको हमने कहते हैं, चाहे अयूब अली हो या जिया उल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो। अब जब डेमोक्रेसी आई, जैसी तैसी करके आई, मिलिट्री डेमोक्रेसी आई उनके यहाँ पे, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन, बाजवा साहब जो 6 साल तक रहे और पूरा रूल किया उन्होंने। अब ये जो आए हैं मुनीर साहब हैं, ये भी रूल कर रहे हैं। तो इनको जो है, अब इनको ये लगने लगा है कि इमरान खान वाले एपिसोड से इमरान खान बहुत पावरफुल हो गए, वो पाकिस्तान की आर्मी से बड़ा कद उनका हो गया है, आईएसआई से बड़ा कद हो गया, कारण चाहे कुछ भी रहे हो। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है फूक फूक कर कदम रख रही है कि किस तरह से इमरान खान का कद छोटा किया जाए। अगर इलेक्शन की बात मान ली जाए जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगे पाकिस्तानी आर्मी से, जो पाकिस्तानी आर्मी चाहती नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, पाकिस्तानी सेना में भी कहीं ना कहीं हमें ये रेजिमेंट लग रहा है कि वहां पर भी धड़े बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं वहां पर। वहां के कुछ कमांडर्स जो है नहीं चाहते थे कि रॉयट्स हो, गिरफ्तारी की जाए, लेकिन कुछ, जैसे कि हम लोग जानते हैं, आपको भी शायद पता होगा कि जो अभी ये पाकिस्तानी सेना चीफ हैं, ये जब प्रधानमंत्री थे इमरान खान, तो ये आईएसआई चीफ थे, मुनीर, जनरल मुनीर, और इनको 8 महीने के भीतर ही डिसमिस कर दिया था। डिसमिस यानी हटा दिया था, जबकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईएसआई के किसी चीफ को उनके टेन्योर खत्म होने से पहले हटा दिया जाए। तो ये बदला ही है, आप ध्यान रखना, ये बदला है असीम मुनीर का इमरान खान के लिए, कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया था जब मैं आईएसआई चीफ था, आप प्रधानमंत्री थे, अब आप पूर्व प्रधानमंत्री है, मैं पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हूं, चीफ हूं, तो मैं आपके साथ बदला ले रहा हूं। लेकिन ये बदला भारी पड़ गया पाकिस्तानी सेना के ऊपर। इमरान खान ने एक स्पीच दी थी और ये भी बोला था निकलने के बाद कि आसिम मुनीर को डर ये है कि मैं आने के बाद उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। दैट मीन्स जैसे कि एक सीईओ कंपनी का बोलता है ना कि ये आदमी मेरे खिलाफ था यार, तो ये निकालूंगा नहीं, ये वो हालत थी। अच्छा, इमरान खान हैं और आर्मी चीफ भी हैं, और पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब की तो जो पीटी वो अलग ही है। इस पूरे गेम में क्या कहीं पे आपको लग रहा है कि मार्शल लॉ के चांसेस हैं? हालांकि डीजीआईएसपीआर ने मना कर दिया कि हम मार्शल लॉ नहीं लगाने जा रहे हैं, फिर भी ऐसी खबरें तो थी कि अंदर वो प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या कहीं मार्शल लॉ के चांसेस? देखिए, मार्शल लॉ के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है, बहुत सारे कमांडर्स ऐसे हैं पाकिस्तानी सेना के जो ये एपिसोड नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की घटना हो, मतलब यानी कि ये कार्रवाई हो, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें उनकी पाक रेंजर्स दरअसल रोहित भाई पूरी तरह से आधी आर्मी है वो। जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ में कोई आर्मी से नहीं जाता है, जितने भी जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं वो उनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, गृह मंत्रालय के अंडर में होते हैं, और जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या अपना कैडर जो सीआरपीएफ का होता है उससे वो ऊपर जाते हैं, आईजी या एडीजी रैंक तक जाते हैं। कोई आर्मी का कोई ऑफिसर नहीं। लेकिन यहाँ जो इनकी पाक रेंजर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, जो इनका होम मिनिस्ट्री है, लेकिन ऑपरेशनली वो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में आती है, ये आप ध्यान रखना। इसीलिए पाक रेंजर्स को भेजा गया, पाकिस्तान आर्मी ने भेजा, क्योंकि बहुत सारे जो वहां की पुलिस थी वो थोड़ा हेजिटेंट थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए, या हिरासत में लिया जाए तो लिया नहीं लिया जाए, किस तरह के हालात बन सकते हैं। तो ऐसे में वहां 2 फाड़ हो गए हैं पाकिस्तानी आर्मी में। और वहां के कुछ ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स तक भी, जो मुझे अभी जानकारी, मुझे अपनी इंडियन आर्मी के जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जानकारी मिल रही है कि, और एमआई से, कि भाई ये जरूर हो सकता है कि वहां की जो जूनियर लीडरशिप है, मेजर रैंक के ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर्स, वो बहुत खफा हैं इस घटना से, जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो नाम जो है बहुत खराब हुआ है। तो इसीलिए अगर असीम मुनीर माशाल्लाह लेकर आएंगे, अगर वो कू करते हैं, सरकार हटाते हैं, जो जैसे भी बनी है, लोकतांत्रिक सरकार बनी है, जैसे भी नाम की है, चाहे शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, अगर उसको हटाते हैं तो वहां पर बगावत अभी तो सिर्फ लोगों ने की है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर भी बगावत हो सकती है।
पाकिस्तानी सेना पे। राइट। अच्छा, एक खबर और, मेरे व्यूअर्स जानते होंगे कि मैं खबर लेके आता हूं तो उस खबर में कुछ ना कुछ जरूर होता है। कुछ दिन बाद, कुछ दिन में ये खबर कंफर्म होगी। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं कोर कमांडर, फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ और कुछ और ऑफिसर्स के खिलाफ। मेरे पास ये फिगर 80 पे है कि 80 के खिलाफ कोर्ट मार्शल की ऑर्डर्स दिए गए कि इनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की जाए। वो 80 से कम भी हो सकते हैं, ये फिगर मेरी क्लियर नहीं है। लेकिन कोर कमांडर लाहौर, फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर, जिन्होंने गोली चलाने से मना किया था, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग चलाने के ऑर्डर दे दिए गए। ये भी आपको एक हफ्ते 2 हफ्ते में खबर मिल जाएगी। ऐसे में ये आर्मी प्रेशर में है और आसिम मुनीर को के खिलाफ बहुत सारे वो लोग हो गए। क्या आसिम मुनीर को छोड़ना पड़ सकती है पोजीशन अपनी? बहुत वैलिड आपका सवाल है ये ना, जो आपने पूछा है कि क्या असीम मुनीर को हटा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी संभावना चल रही है वहां पर। जो पाकिस्तान की जो इंटरनल जो वहां पर जो डायनेमिक्स है उसमें ये बात चल रही है, क्योंकि देखिए असीम मुनीर को जो बनाया गया था आर्मी चीफ रोहित भाई, ये इनको बाईपास करके बनाया गया था। जो इनसे सीनियर्स थे, कमांडर्स थे, उनको बाईपास करके इनको बनाया गया था। जो अभी इनके चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ हैं, जैसे सिस्क, अभी जैसे हमारे तो सीडीएस होगा, इनका सीडीएस फुल रैंक नहीं आई है। जो सीडीएस से एक नीचे वाले डिप्टी सीडीएस कह सकते हैं, वो एक रैंक होती है जिसमें भारत भी पहले, जब तक जनरल बिपिन रावत नहीं बने थे सीडीएस, तो वो एक रैंक दी जाती थी, सिस्क जिसको बोलते हैं कि चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, या इनके यहाँ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ बोलते हैं। तो जो इनके जो सबसे सीनियर मिलिट्री कमांडर थे, जब बनाया था शहबाज शरीफ ने बाजवा साहब के बाद जाने के बाद, तो उनका नंबर था, लेकिन इनको बाईपास करके उनको साइडलाइन किया गया और असीम मुनीर को बनाया गया। क्योंकि शहबाज शरीफ को ये लगता था कि असीम मुनीर जो है वो इमरान खान से, उनकी जो 36 का आंकड़ा है, तो वो अगर चीफ बनेंगे तो वो इमरान खान को कंट्रोल करके रखेंगे। यही तरीका अपनाया था उन्होंने, शहबाज शरीफ ने। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है असीम मुनीर को हटा दिया जाए, या जैसे भी हटाया जाए, या इनकी पाकिस्तान की आर्मी के अपने खुद कमांडर्स, या जो सरकार है, हर एक सरकार जो है वो कमांडर्स के ही आदेश पर चलती है, तो हो सकता है उनको भी बना दिया जाए, पाकिस्तान सेना का प्रमुख बना दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हमें भी जानकारी इस तरह की मिल रही है। राइट। आसिम मुनीर के लिए बुरे दिन आ सकते हैं और पाकिस्तान में अभी उथल पुथल के दिन खत्म नहीं हुए हैं। इमरान खान को 2 हफ्ते की छूट है, 2 हफ्ते के बाद फिर इमरान खान को बुलाया जाएगा, अरेस्ट किया जा सकता है और फिर से लाहौर में और या इस्लामाबाद में फिर से दंगे हो सकते हैं और फिर से आग लगाई जा सकती है। ऐसे में अभी शायद रॉ का नाम पीछे नहीं आने वाला है। रॉ का ये बार बार बुलाते रहेंगे। क्या पाकिस्तानी आर्मी कहीं कमजोर पड़ी है इस पूरी फूट से जो बोला जा रहा था? और कुछ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर के लोगों ने भी ये बोला कि इस समय पाकिस्तानी आर्मी जो है हमारे इस खिलाफ नहीं लड़ सकती, हमें अपनी आजादी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर के लोगों ने, खास तौर से अमजद मिर्जा ने भी ये बोला है, उनके अपने रेडियो हिमालय पे, अगर देखना चाहे तो कोई दे सकता है। क्या पाकिस्तानी आर्मी कमजोर पड़ी है? और एक खबर और जो लीक हुई थी इसी पूरे हंगामे में, वो ये थी कि बाजवा ने बोला मेरे पास तेल नहीं है, पैसा नहीं है लड़ने के लिए, मैं लड़ नहीं सकता। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी का जो मॉरल्स है वो काफी डाउन हुए? बिल्कुल रोहित भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पाकिस्तानी जो आर्मी है, जैसे कहावत है ना कि आप हाथी तो खरीद सकते हो, लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल काम है। और पाकिस्तानी आर्मी तो सफेद हाथी है वहां पे। इतनी बड़ी आर्मी है, 5वें 6ठे नंबर की आर्मी है। भारत से जो मुकाबला करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर ली है। नंबर्स में, सोल्जर्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स 5-6 लाख उनकी जो आर्मी है पूरी बॉर्डर पे लगाई हुई है। फिर पाक रेंजर्स अलग उनकी बनी हुई है। अब क्या है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा बाजवा साहब ने कि उनकी आर्मी जो है बिल्कुल, जो वेपन्स के मामले में उनको वेपनरी अब आजकल बहुत कम हो गई, मिलना बंद हो गई, क्योंकि अमेरिका ने तो बंद कर दिया सब कुछ उनको देना। फ्रांस से बिल्कुल लगभग बंदी हो गया उन्होंने खरीदना। एक तो इकोनॉमी उनकी ऐसी है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। जितने भी वेपन्स खरीद रहे हैं वो टर्की से या फिर चाइना से खरीद रहे हैं। फाइटर जेट खरीदे उन्होंने, चाइना से खरीदे। रशिया से थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे इमरान खान, तो उनको हटा दिया गया, या जो भी कुछ भी था उन्होंने कहा कि मुझे इसलिए हटाया गया, वो बात हो रहा है। तो रशिया भी उनको ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। तो उनके पास वेपन्स, बिल्कुल सही बात का है। एक तो इकोनॉमी इतनी खराब है उनकी, डामाडोल है इनकी। तो जब तक आपकी इकोनॉमी सही नहीं होगी तो आपकी पाकिस्तानी आर्मी को किस तरह से आपको तेल मिलेगा आपके टैंक को चलाने के लिए? टैंक कहां से खरीदेंगे आप? टैंक तो आपने लिए ही नहीं है, बहुत सालों से नहीं लिए हैं। जो आपके पास टैंक थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका ने कब दिए थे उनको?
वो तब दिए थे जब उनको अफगानिस्तान में जरूरत थी रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तब दिया था उनको। उसके बाद से तो उनको समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान जो है आप इसे भरोसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया इनका। भारत ने नकेल कर दी, टाइट कर दी, एक्सपोज कर दिया, पूरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से ये टेररिस्ट को अपने घर में पालते हैं, अपने घरों के पीछे पालते हैं, टेररिस्ट को घर में पालते हैं। और अमेरिका भी तब तक नहीं मानता था जब तक कि ओसामा बिन लादेन को ट्रैक नहीं किया गया, वहां पर एबेटाबाद में नहीं किया गया। उसके बाद से सारे जो इनके रास्ते थे इकोनॉमी के, FATF से बड़ी मुश्किल से निकल कर आए हैं, ग्रे लिस्ट से बाहर निकल कर आए हैं। जो आपका जो IMF है उसने लोन देने से मना कर दिया आपकी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। आपके पास जरूरी सामान जो आपकी तेल चीनी होती है वो तक नहीं था, तो इन्होंने जो विंटर्स में काराकोरम पास खुलवाया चाइना से फरवरी के महीने में कि आप सामान भेज दीजिए, नहीं तो हमारे लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं मिलेगा। एसेंशियल गुड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए भर भर के कंटेनर्स चाइना ने खुद कहा कि हम अपने जो लोग हैं कार्गो को जान हथेली पर लेकर भेज रहे हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि काराकोरम पास बंद रहता है, अप्रैल में जाके खुलता है। लेकिन 2 बार खोला गया, जनवरी में खोला गया काराकोरम पास, जो पूरी तरह से बिल्कुल बर्फ से घिरा रहता है। उस टाइम उनके बड़े बड़े कंटेनर्स चाइना से पाकिस्तान पहुंचे, तब जाकर उनका हालत थोड़ी ठीक हुई है। तो इनकी बिल्कुल सही है, पाकिस्तानी सेना की हालत बिल्कुल खराब है, लड़ाई नहीं लड़ सकते। सिर्फ ये अपने आप को दिखाने के लिए हम पठान है या जो कुछ भी है, हम लोग जो है बहुत हम हाइट में ज्यादा है, लेकिन इनके पास गोला बारूद बिल्कुल नहीं है, ये नहीं लड़ पाएगी पाकिस्तानी सेना। और इसीलिए उन्होंने 2021 में भारत के साथ LOC पर क्या किया, युद्ध विराम संधि कर ली उन्होंने भारत के साथ कि हमारे पास क्योंकि गोला बारूद नहीं है, तो अगर भारत ने जब अपने टैंक और तोप खोल दिए थे इनके खिलाफ, मिसाइल्स तक दाग दी इनके ऊपर, ATGM दाग दी, तब इन्होंने कहा कि हम संधि कर लेते हैं क्योंकि हमारा गोला बारूद खत्म हो जाएगा, तब जाकर किया। तो इसलिए लड़ नहीं सकती। बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हामिद मीर ने बिल्कुल ठीक कहा, इनके टैंकों में जंग लग चुका है, वो पार भी नहीं कर पाएंगे अपना। और इसीलिए इनके जो लोग हैं, POK के लोग हैं और जो बाकी लोग हैं, वो भी डिमांड करने लगे कि हम भी भारत के साथ चले जाते हैं। राइट। और एक लौती आर्मी है वर्ल्ड की। बाकी सारी वर्ल्ड की आर्मी करती क्या है कि अपनी वर्दी, अपना खाना, अपना जो सिविल सप्लाईज ने, साबुन वगैरह, ये सब आउटसोर्स करती है और लड़ाई करती है। पाकिस्तानी आर्मी है ये सब खुद बनाती है, वर्दी भी और साबुन वगैरह भी खुद बनाती है, और लड़ाई उसने आउटसोर्स कर रखी है लश्कर को और जैश ए मोहम्मद को। तो इस तरीके की आर्मी, राइट? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी, हाँ प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा सामान ये खुद बनाते हैं, शराब तक खुद बनाते हैं, ये अपने इनकी फैक्ट्रीज हैं इनकी, जितनी भी तेल साबुन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब कुछ अपना बनाते हैं इनके बिस्किट तक भी इनके आप घर में ही बनते हैं। इनकी सारी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ही कंट्रोल करती है। इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इनका कंट्रोल रहता है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है रोहित भाई, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं, क्योंकि आर्मी बदनाम हो चुकी है और आर्मी को अब रिलायंस, आर्मी को अब अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखाने पड़ेंगे लोगों को। और ये भी एक चीज है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास पैसा भी नहीं रह गया। IMF ने कंडीशंस रखी थी कि आर्मी का बजट कट कीजिए, उससे आर्मी कम तो होनी पड़ेगी, कम तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए, कम व्हाट में। थैंक्स अ लॉट नीरज जी फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है कि डिस्कशन और करेंगे। नीरज जी का अपना चैनल फाइनल असॉल्ट बाय नीरज राजपूत जरूर जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट डिफेंस की खबरें उसमें मिलती हैं। और नीरज जी के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में, और इनको आपने अलग चैनल्स पे देखा भी होगा, लंबा एक्सपीरियंस। और सबसे पहले खबर इन्हीं के पास होती थी, हम भी इनकी खबर पे नजर रखते थे। थैंक्स अ लॉट नीरज जी फॉर जॉइनिंग, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जरूर बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके साथ डिस्कशन करने में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।